अजीब तरीके की, पर जीवन के बारे में कड़वी सच्चाई यही है कि उगते सूरज को सलाम किया जाता है। चमक रहा है, चमकने वाला है तो सलाम, और धीरे धीरे जब वही अवसान की ओर या उतार की ओर आ जाता है तो लोग बाग नमस्कार करना भी भूल जाते हैं। इसलिए अगर ये 3-4 साल अधिकतम सिर्फ किताबों से यारी की तो जीवन भर ऐसा परिणाम आएगा, ऐसा परिणाम आएगा, क्योंकि ये एक ईमानदार दोस्त है, ईमानदार यार है जो जीवन भर सुखद परिणाम दे देता है। और जब आप किसी अच्छे पद पर होते हैं तो आपके बहुत अच्छे अच्छे यार दोस्त बन जाते हैं। और यदि किताबों से यारी नहीं की और जीवन के इस भौतिक संसाधन में उलझ गए और ऐसे लोगों से यारी कर ली कि किताबों से यारी छूट गई, तो मित्रों तो कुछ साल बाद में वो सारे यार जो आपकी जेब पर आश्रित हैं या किसी और पर आश्रित हैं, वो सब छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए खूब पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ, और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहो, प्रकृति के साथ रहो, ताकि कोई बीमारी आपको छू ना सके, आनंद से जी सके। तो ढोला मारू का देखिए मूल पाठ तो आप लोगों की से चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले मैं गई क्लास में इसके ऐतिहासिक विवेचन पर चर्चा कर चुका था। मैं बता चुका था आपको कि सोरठियो दूहो भलो, भली मरवणी बात, जो बन छाई धन भली, जो बन छाई धन भली, और तारा छाई रात, तारा छाई रात। ये किसके बारे में कहा जाता है? ये कहा जाता है जो ढोला मारू की प्रसिद्धि है कि दोहो में सोरठिया, दोहा अच्छा लगता है। दोहा और सोरठा में आप अंतर जानते हैं? देखिए दोहा और सोरठा में मात्राओं का फर्क होता है खाली। जो क्रम दोहा में मात्राओं का होता है, सोरठा में वही क्रम उल्टा हो जाता है, बस, और कोई फर्क नहीं है। तो दोहों में सोरठिया सबसे अच्छा है। उसी प्रकार वार्ताओं में ढोला मारू की वार्ता अच्छी लगती है। कहानियां कहनी हो किसी को, और गांव में जब बैठ जाते थे सब लोग, और दादी नानी या फिर जो कथा सुनाने वाले होते थे, इसके इंग्लिश में आजकल उन्हें कहा जाता है स्टोरी टेलर, और वहां पर तो गांव वात में बस जिनके हाथ पैर दबा दो वही कहानी शुरू कर देते थे, और उन कहानियों में बड़ा आनंद आता था। तो उन कहानियों में यदि वार्ताओं में कोई कहानी थी तो ढोला मारूरा दुहा थे। और यदि यौवन से छाई हुई स्त्री अच्छी होती है, और उसी प्रकार तारों से छाई हुई रात अच्छी होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि मरवणी और ढोला मारू की जो कहानी है वो हर जगह इतनी व्यापक रूप से प्रसिद्ध है, और खास तौर से राजस्थान में तो वे सभी क्षेत्र जहां लोग बाग यदि लैला मजनू की बात करते हैं या रोमियो जूलियट की बात करते हैं तो ढोला मारू की भी बात करते हैं। 1000 विक्रम संवत 1000 का ये जो समय है, कुछ चीजें आप लोगों को रिफ्रेश कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। ढोला और मरवण की जो प्रेम कथा का वर्णन है वो ढोला 1000 विक्रमी संवत के आसपास की बात है। उस दिन भी मैंने आपको क्लियर किया था कि कछुआ वंश के राजा जो नल थे उनसे इसका संपर्क था, और इनका जो बेटा है वह ढोलो था। मरवण यहाँ जो अपने बीकानेर में है, वहां पुंगल राजा या पुंगल जो ठिकाना था वहां उनके राजा की बेटी थी। मुहणोत नैणसी इतिहास लेखक हैं एक, मुहणोत नैणसी, और मुहणोत नैणसी उल्लेख करते हैं कि ये एक दोनों का विवाह एक ऐतिहासिक घटना है, और ढोला के मारवणी और मालवणी नामक 2 स्त्रियां होने का उल्लेख मिलता है। ये मुहणोत नैणसी कहते हैं। मालवणी, उन्होंने मालवा में दूसरी शादी की, और मारवणी मारवाड़ के रहने वाले।
नाम कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि पहले जब नाम बहुओं का या पति पत्नी का नहीं लेते थे और कुछ नहीं लेते थे, तो उनके गांव से पहचाना जाता है। जैसे वो जयपुर की महिला है, तो पहले के जमाने में क्या कहते थे, ये जयपुरी आ गई। बाद में प्रचार ऐसा, जो बच्चे बच्चे भी सब, कि वो जयपुरी चाची है, वो जयपुरी ताई है, वो जोधपुरी चाची आ गई क्या, वो फलाना की चाची आ गई क्या, वो ताई आ गई क्या, ऐसे शब्द प्रचलन में हो चुका था। उसी प्रकार मारवाड़ की रहने वाली मारवणी और मालवा की रहने वाली मालवणी, ये दोनों नाम साथ साथ जुड़े हुए थे। अब ढोला मारवाणी का मूणोत नैणसी स्पष्ट उल्लेख करते हैं। ढोला मारू काव्य एक लोकगीत के रूप में है, और लोकगीत का आप लोग जानते हैं कि लोकगीत अलग 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 तरीके से हर जगह गाया जाता है। और लोकगीत में एक उदार दृष्टिकोण होता है कि यदि आपके साथ बैठ करके कुछ लोग गा रहे हैं, उधर कुछ लोग गा रहे हैं, किसी को कुछ याद नहीं आया या किसी को कुछ कोई शब्द ऐसा लगा कि ये बड़ा अटपटा है, तो वो अपने हिसाब से उसमें कोई न कोई शब्द जोड़ लेते हैं। तो लोकगीत की जो परंपरा होती है, अगर वो आज यहां से गाना शुरू होती है, तो 3 साल 4 साल बाद में उसे जहां भी आप सुनेंगे, निश्चित रूप से उसमें कुछ या तो दोहे जुड़ चुके होंगे, या कुछ चौपाइयां जुड़ चुकी होंगी, या कुछ दोहों का आगे पीछे का जुड़ चुका होगा, बदल चुका होगा। ऐसा होता है। तो लोकगीत ऐसे हैं कि जिसमें समय के साथ साथ वहां की आवश्यकता के अनुसार बहुत सारी चीजें जोड़ दी जाती है। राजस्थान में ढोला मारू दोहो के लिए एक चित्रशाला भी बनाई गई थी, जिसमें इस कथा से विविध घटनाओं के लगभग 121 चित्र जोधपुर में एक सरदार म्यूजियम है, उसमें बना करके लगाए हुए। तो पहले की घटना, जैसे ये किशनगढ़ में भी बाकी दास से संबंधित और बाकी लोगों से संबंधित चित्रात्मकता के रूप में बहुत सारी कथाएं आप किशनगढ़ में भी मिलती है, जो वहां भी मिलती थी। पहले के जमाने में ढोली जाति के जो लोग होते थे, वो इनको खूब गा करके लोगों का मनोरंजन करते थे, और लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनका आर्थिक रूप से अपना जीविकोपार्जन का आधार भी यही था। धीरे धीरे ये सब ऐसे रूपों में गाए जाने लगे, जिससे कुछ जगह इनमें जो मूल चीज थी उसमें जुड़ गया, और कुछ जो में टूट गया। तो कुल मिला के कह सकते कुछ चीजें छिन्न भिन्न हो गए, कुछ जगह कथा सूत्र टूट गए। यद्यपि इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका था। जैसलमेर के रावल हरिराज ने अपने समय में प्राप्त दोहों को एकत्र करवाया, और अपने आश्रित जैन कवि कुशल लाभ को उनको कथा सूत्र मिलाने के बारे में कहा। अब कुछ जगह यह भी आता है कि ढोला मारूरा दोहा के लेखक कुशल लाभ ही हैं, जबकि कुशल लाभ ने यत्र तत्र जो पढ़े हुए थे दोहे, उन सबको मिलाकर के एक पुस्तक का आकार या टीका का, वो जो पांडुलिपि का आकार देने का प्रयास किया था। यह अलग बात है कि उन दोहों में जहां जहां उनको ऐसा लगा कि क्रमबद्धता टूट रही है या कुछ और टूट रहा है, वहां उन्होंने अपनी तरफ से चौपाई बनाई और जोड़ दी। अर्थात कहानी का पूर्वापर संबंध बन जाए, ये काम किसने किया? कुशल लाभ ने किया। और उनके दोहों के बीच में जोड़कर ये कार्य ऐसा बना दिया कि धीरे 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 वो रचना बहुत ही अलग तरीके से हो गया। और कुछ जगह तो पृथ्वीराज की जो कृष्ण रुक्मिणी थी, बेली नामक एक बड़ा सुंदर जो श्रृंगार पर काव्य है, जिसको अकबर को पढ़ करके सुनाया था, कुछ प्रभाव एक दूसरे के इन पर भी आना लाजमी बात थी। उस काव्य को प्रतिदिन काव्य चर्चा के साथ साथ सुनना और उनकी प्रशंसा करना। और उस समय जैसलमेर के राजकुमार हरराज ने भी यह प्रशंसा सुनी थी। तो बीकानेर वालों और जैसलमेर वालों ने प्रतिद्वंदिता का एक भाव था, और राज को यह प्रशंसा सहन नहीं होती थी, इसीलिए उन्होंने अपने यहां के काव्य को भी, जो ढोला मारूरा काव्य था, उसे भी इसी रूप में आगे विकसित करवाने की कोशिश की थी।
ताकि ढोला मारू की कथा के प्रसिद्ध हुए जितने भी मिल सके उनको यथार्थ जोड़ करके वह भी उन चीजों को बता सके कि जिस तरह का वह काव्य है, यह काव्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ जगह कथा सूत्र बीच बीच में बड़े अजीब तरीके के मिले, तो जैसा उनको खुद को लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देश काल परिस्थितियों में बहुत कुछ बदल जाता है, तो इन्हें भी कुछ ऐसा ही लगा, तो उन्होंने कुछ जगह प्रक्षिप्त रूप से उनको हटा दिया जो। लेकिन यदि इतिहास के सबसे नजदीक मानते हैं तो कुशल लाभ की चौपाइयों से जुड़ा हुआ जो ग्रंथ है उसे सबसे ज्यादा नजदीक माना जाता है। हरराज ने भी अकबर को यह प्रति भेंट की, ढोला मारूरा दूहा, जो उन्होंने कुशल लाभ से तैयार करवाई थी। अब उस समय है सिस्टम ही ऐसा था कि राजा अकबर, अब उन्हें पता चल जाए कि इधर वाले का तो वहां पे बहुत अच्छी इमेज होगी और अपनी को सुनता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया था तो अपन भी यही कर दो। तो उस प्रति को उनके यहां भेंट करके इनकी ये जो इच्छा थी कि किसी भी प्रकार से अपना भी वही, अपने क्षेत्र में क्या साहित्य की कमी है, अपने क्षेत्र में क्या लेखकों की कमी है, किसकी कमी है, किसी की कमी नहीं है। किसी की कमी नहीं है तो फिर उन्हीं उन्हीं को क्यों पूछे, अपन को क्यों नहीं पूछे, अपना भी काम होना चाहिए। अकबर ने उसे पसंद किया और काव्य चर्चा के समय उनके दोहे भी पढ़े जाने लगे। एक दिन सम्राट ने हंसी में पृथ्वीराज से कहा कि तुम्हारी बैली की तो ढोला का करहला ऊंट चर गया। ऐसे मजाक करने लगे। देखिए ये पृथ्वीराज वो पृथ्वीराज नहीं है जिसकी लड़ाई 1100 में हुई थी गौरी के साथ, ये बाद वाला पृथ्वीराज है, ध्यान रखिएगा, इतिहास को मिक्स मत कर दीजिएगा। क्योंकि मोहम्मद गौरी के साथ जो लड़ाई हुई थी वो पृथ्वीराज दूसरा था और ये पृथ्वीराज दूसरा है। अब ये बात उनको लगा तो पृथ्वीराज ने कहा कि इस संसार रूपी उपमान में अन्य मकरंद की परिपूर्ण पुष्प है, तो वो जो पुष्प है उसको गाय चर गई तो ये ऊंट चर गया, तो दूसरे पुष्प भी यहां मौजूद है। तो इस तरीके से अपने अपने यहाँ के जो भी वार्ताकार थे या जो कह सकते थे, उन लोगों ने इन सब को अपने अपने तरीके से तैयार करवाया, कुछ अपने लिए भी छंद और दोहे उसमें जुड़वा दिए ताकि अपना भी परिचयात्मक हो जाए, और अपना परिचय होने के बाद इसको उन तक पहुंचा दिया गया। और इसी आधार पर इनके 4 रूपांतर मिलते हैं। ढोला मारू काव्य के 4 रूपांतर मिलते हैं। पहला जिसमें केवल दोहा थे और जो प्राचीन है, तो वो जो दोहा वाला था वो सबसे प्राचीन है। और दूसरा जिसमें दोहे और कुशल लाभ की चौपाइयां हैं, दोनों जोड़ दी गई हैं, तो ये प्राचीनता के दूसरे नंबर पर आता है कुशल लाभ वाला, बहुत करीब इसे ही माना जाता है। और तीसरा वो था जिसमें दोहे भी थे और गद्य वार्ता भी थी, अर्थात उन दोहों के बाद बाद में गद्य में भी वार्ता आ रही है, कुछ जगह उन दोहों के बारे में समझाया भी गया है, उस तरीके का है, मतलब एक तरीके से टीका के रूप में लिखी हुई है। और चौथा जो था उसमें कुशल लाभ की कुछ चौपाइयां गद्य के रूप में, और वो चौपाइयां प्लस उनकी गद्य वार्ता अर्थात उनके बारे में अर्थ सहित व्याख्या भी कर रखी थी, लेकिन उसे टीका के रूप में माना जाता है, मूल काव्य की निकटता के रूप में नहीं माना। इनमें से केवल 2 रूपांतर ही महत्वपूर्ण है जो शुरू के हैं। 2 रूपांतरों में असली दोहों का भाग बहुत ही कम रह गया, और जो कुछ हो गद्य में अपनी बात को कहना और दूसरों की बातों से उसको पुष्ट करवाने वाले बात अधिक आ गई थी। अगर थोड़ा सा इन रूपांतरों पर अपन चर्चा करें कि पहले रूपांतर में क्या, दूसरे रूपांतर में क्या, तीसरे में क्या, तो पहले रूपांतर में कथा का आरंभ जहां से होता है उसमें ढोला मारवणी के विवाह का प्रसंग आता है। पुंगल देश में एक समय अकाल पड़ा। देखिए मैं अलग अलग रूपांतरों में जो पाठांतर है, दोनों तीनों की कहानियों में जो थोड़ा थोड़ा आंशिक भेद है उस पर आपसे बात कर रहा हूं। तो पुंगल देश में एक समय अकाल पड़ा, तो राजा पिंगल अपने परिवार के साथ नलवर देश को चला गया जहां राजा नल का शासन था। उनका बहुत आदर सत्कार वहां किया गया, और नल के पुत्र ढोला को देखकर
पिंगल की रानी रीझ गई और उसने अपनी पुत्री मारवणी का विवाह उसके साथ कर दिया। जबकि वो उस समय 2 ढाई साल का बताते हैं और मारवणी 1.5 साल के बारे में बताते हैं। उस समय मारवाड़ी की अवस्था बहुत छोटी होने के कारण उसे ससुराल में न रखकर पिंगल अपने साथ पुंगल लेता आया। जब भी अकाल वहां से हटा तो वो लोग वापस आ गए। उधर बड़ा होने पर ढोला का विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी के साथ हो गया। ढोला को मारवणी और उसके साथ विवाह होने की बात की जानकारी ही नहीं थी। युवावस्था में प्रवेश करने पर मारवड़ी ने अपने पति ढोला को स्वप्न में देखा और उसी समय से विरह व्याकुल रहने लगी। विरह से अभिभूत होकर कभी पपीहे को फटकारती, उसके द्वारा मैसेज करती, संदेश भेजती, तो कभी कुर्जा के माध्यम से संदेश भेजती। राजा पिंगल ने ढोला को बुलाने के लिए कई आदमी भेजे, पर वहां मालवाणी षड्यंत्र के द्वारा उन सारे आदमियों को मरवा देती और वहां ढोला तक कोई संदेश भेजने ही नहीं दिया जाता। पिंगल फिर अपने जो वहां के राजा जो उन्हें ब्राह्मण ढोला के पास भेजना चाहा, पर अंत में रानी की सलाह के अनुसार उन्होंने ढोली को भेजा। ढोली किसी प्रकार मालवणी के रक्षकों को चक्कर देकर के ढोला के महल के पास ठहरते हैं और रात में करुण शब्द में मारवाड़ी गीत गाते हैं। और मारवाड़ी गीत गाने पर वहां से राजा को जब पता चलता है तो उसे संदेश देते हैं कि तुम्हारी पहली ब्याहता पत्नी मारवाड़ी है और वो है तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये पहला प्रसंग आता है। इसे यदि रूपांतर 2 में हम देखते हैं तो आरंभ में मंगलाचरण आता है। ये मंगलाचरण, उसके बाद में वस्तु सूचना और उसके बाद पुंगल के राजा पिंगल का वर्णन करके कथा का प्रारंभ होता है। ये बाद में कुछ समझदार लोगों के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि मंगलाचरण मंगलाचरण के बाद में शाही वक्त का अर्थात जो भी उस समय के राजा थे उनका वर्णन करना जरूरी होता था, ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी वही बात उनसे की कि किसी भी प्रकार से राजा का वर्णन किया जाए। तो इन्होंने पिंगल का वर्णन करने के बाद एक कथा प्रारंभ होती है। वहां उसे भाऊ नामक एक भाट मिला जिसने जालोर के देवड़ा राजा सामंतसती की कन्या उमा के रूप में बहुत प्रशंसा की, जिससे पिंगल का मन उमा की ओर आकर्षित हो गया। अर्थात कहानी और पीछे चली गई। हम बात कर रहे थे मारवणी की और यहाँ उसके पिताजी के विवाह की बात हो गई, अर्थात कहानी एक पीढ़ी पीछे के ब्याह तक चली गई। अब वो भी कराना ही है विवाह। तो भाव नामक एक भाट मिला जिसने जालोर के देवड़ा राजा सामंत की कन्या उमा के रूप में बहुत प्रशंसा की, जिससे पिंगल का मन उमा की ओर आकर्षित हुआ। महल से लौटने पर राजा ने अपने प्रधान और सेवक जैसल को उमा को मांगने के लिए जालोर भेज दिया। उमा को मांगने के लिए पुंगल के राजा पिंगल ने जालोर भेजा जैसल को। उमा की सगाई गुजरात के राजकुमार रणधवल के साथ हो चुकी थी और उमा की माता अपनी कन्या को उतनी दूर नहीं देना चाहती थी। उसने राजा से सलाह की कि विवाह का दिन निश्चित करके हम ठीक मौके पर गुजरात को समाचार भेजेंगे, जिससे वहां की बारात समय पर नहीं पहुंच सकेगी और लग्न के समय यदि राजा पिंगल यहाँ आ जाएं, आबू यात्रा के बहाने आ जाएं, तो हम लग्न चलता देखकर उमा का विवाह उसके साथ कर देंगे। देखिए कहानी किस तरीके से ढोला मारूरा के दुहा की बजाय एक और प्रेम की घटना सुनाई जा रही है। जालोर जालोर के पास सिरोही, सिरोही के पास आबू। क्या विचार कि भाई पिंगल से राजा पिंगल पुंगल प्रदेश से इधर घूमने आए और उधर से हमने तय कर रखा है, वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भाई मुहूर्त खराब नहीं हो, किसी दूसरे के साथ शादी कर दो। तो पुंगल के राजा के साथ जो यात्रा करने के लिए आबू जा रहा था कर दिया गया और सामंत ने अपनी सम्मति दे दी। सामंत सती जो राजा थे उन्होंने सम्मति दे दी और रानी ने सब बातें जैसल की मार्फत पिंगल को कहला भेजी कि हम इस तरीके से विवाह कर देंगे। इसी के अनुसार कार्रवाई हुई और पिंगल के साथ उमा का विवाह हो गया। उधर दूत गुजरात नरेश उदयचंद के पास पहुंचा। समाचार तो जानना ही है। आज का काम होता तो तुरंत व्हाट्सएप पे सूचना भिजवा दी
कि आपकी को कोई दूसरा ले जा रहा है। तो जब तक तो वो तैयार होकर के अपना बैंड बाजा बारात के जाए, पहली फ्लाइट से तुरंत वहां आ जाता है। बड़ा सिस्टम बदल गया ना। पहले तो बेचारा यहाँ तो वो रानी को लेकर के यहाँ आ गया होगा, जब तक तो उसका संदेश वो आगे वहां नहीं पहुंचा होगा। पर उदयचंद की धाक बड़ी भारी थी। उन्होंने, बड़ा प्रबल राजा था उस समय का, तो उसने सोचा कि मेरे लड़के की जो वागदत्ता है, जिसको विवाहने का साहस किसी और राजा का हो गया। तो उसने बारात के साथ, वो पूरा का पूरा बारात तामझाम के साथ साथ सब रणधवल जालौर पहुंच गया राजा, और उसे मालूम हुआ कि वो माँ का विवाह पिंगल के साथ हो गया है। तो सब वहां से उन्होंने हाल पिता की कहलाकर भेजा और एक भारी सेना के साथ जालौर को घेर लिया गया। सामंत सती ने पिंगल को पहले ही पुंगल भेज दिया था और उमा को बाद में भेजने के लिए कहा था। फिर कहानी में मोड़ आ गया। गुजरात की सेना चारों ओर उत्पात मचाने लगी वहां। देखिए, पुंगल को भेज दिया, उमा को रोक लिया, शादी कर दी उसके साथ। दूसरा राजा गुजरात से आ गया है, रणधवल, और जो चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है। ये बड़ी अजीब सी एक प्रेम कहानी और बाद के लोगों ने उसके साथ साथ जोड़ दी। गुजरात की सेना चारों ओर से उत्पात मचाने लगी और पिंगल सेवक जैसल ने बैलों की एक जोड़ी को ऐसा साधा कि वो एक दिन में जालोर जाकर लौट आवे। ये बेल हुई जैसे बुलेट ट्रेन हुई। बेल एक दिन में पुंगल से जालोर जाके वापस लौट जाए। आज के जमाने की बुलेट ट्रेन थी, कोई जोरदार जोरदार उनके बैल होंगे कि बस इनको एक बार रवाना करने की डील है, फिर जाके वहीं रुकेंगे और वहां से रवाना करेंगे, यहीं रुकेंगे। तो एक दिन जालोर जाकर लौट आए और एक रोज रात उमा को लेकर पुंगल लौट आया। उमा को हाथ से गई देख गुजरात की सेना वहां से चली गई और पिंगल से उमा के मारवाणी नामक कन्या हुई। एक बार अकाल पड़ने पर पिंगल से परिवार पुष्कर जा पहुंचा। वहां पर क्या बताया था कि सह परिवार नलवर प्रदेश में पहुंच गए। नल, राजा नल का जो राज प्रदेश है, नलवर, ये कुछ जगह नरवर भी लिखा मिलता है। वहां पर मध्य प्रदेश मालवा का जो क्षेत्र है वहां चले गए। जबकि इसमें कहानी में क्या है कि ये पुष्कर पहुंच गए। ये परिवर्तन आता है दोनों में। इसके बाद ढोला के जन्म की कथा इसी प्रकार गई है। राजा नल की कोई संतान नहीं थी, उसने पुष्कर यात्रा की मनौती की, जिससे उसमें एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम उसने ढोला रखा। ढोला के 3 वर्ष का हो जाने पर राजा नल सह परिवार पुष्कर यात्रा आए। वापस अपना मत्था टेकने आए, ढोक देने के लिए कि आपकी कृपा से बालक हो गया है। तो वापस ढोक देने आते हैं। यहाँ नल ने मारवाड़ी को देखा और पिंगल से मिला और ढोला के लिए मारवाड़ी को मांग लिया। दोनों का विवाह हो गया और मारवाड़ी की अवस्था छोटी होने के कारण पिंगल ने उसे नल के साथ नहीं भेजा। यहाँ कहानी फिर दोनों की एक जैसी हो जाती है। और उधर फिर धीरे 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 वही अपने समाचारों को भेजना करना, और समाचारों को भेजने के साथ साथ फिर कुछ कहानी में और उतार चढ़ाव कर दिए जाते हैं कि वहाँ किस प्रकार से जाकर के जो भाव भाट हैं, उन्होंने, राजा नलवर में था जिसने भाव भाट मौका देख करके कैसे मालवाणी की उपस्थिति में ढोला से भेंट करवा देता है, मारवाणी को साथ ले जाता है और उनका लिखा हुआ संदेश उनको देता है। कैसे उनका संपर्क वो उनसे करवाता है और किस प्रकार ढोला को बताता है कि मारवाड़ी आपके लिए किस तरीके से आतुर है। तो कुल मिला के इस कथा का जो मुख्य अंतर है वो इन बातों में देखा जा सकता है कि पहला और दूसरे अंतर में क्या बात थी कि पहले में रूपांतर नंबर 2 में आरंभ में एक लंबी प्रस्तावना है, बहुत बड़ी, उनके माता पिता की विवाह की कहानी, जिसमें पिंगल के विवाह और उमा के विवाह, मारवाणी के जन्म और ढोला के जन्म की कथा है, ये दूसरे में जोड़ी हुई है। जबकि रूपांतर नंबर 1 में ये नहीं है। और रूपांतर नंबर 1 में पिंगल नल के देश में आता है और वहां पिंगल की रानी ढोला को देख करके रिश्ती है और मारवाड़ी का विवाह ढोला से हठपूर्वक करवा देती है। जबकि रूपांतर 2 में नल और पिंगल पुष्कर में मिलते हैं, अजमेर के पास जो पुष्कर है वहां पर मिलते हैं। वो वहां नहीं जाते हैं, पुष्कर में मिलते हैं और पुष्कर में यहां मिलने के बाद में
यहीं पर उनमें विवाह तय होता है और विवाह की औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद में वे यहाँ पर मारवाड़ी को छोड़ करके चले जाते हैं। रूपांतर नंबर 2 में ढोला और मारवाड़ी की विवाह कथा दी गई है। ये दोनों में है, एक में भी है, दो में भी। पर एक में कथा का जो विवाह का है उसके विस्तार के बजाय बाद में जब उसकी स्मृति के साथ साथ जुड़ता है, उनका संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार जब जुड़ता है तो उसको अधिक याद किया जाता है। रूपांतर 1 में केवल आगे जाकर सौदागर के कथन के द्वारा उसकी सूचना किसको दी गई है? विवाह की सूचना, जबकि 2 में विवाह पूरा दिखाया गया है। इसी प्रकार रूपांतर 1 में मारवाड़ी का विरह ढोला को स्वप्न में देख करके जागृत होता है और कुर्जा के संदेशा ले जाने के लिए कहती है और फिर सौदागर आकर ढोला और मालवणी को ये हाल सुनाता है कि वहां पुंगल प्रदेश में मारवाड़ी एक राजकुमारी है जो बहुत व्यथित है ढोला के लिए और उसका विवाह ढोला के साथ हुआ, ये संदेश उसको देता है। रूपांतर 1 के साथ साथ परिवर्तन जो 2 में आता है, सौदागर आकर ढोला का हाल कहता है, वापस किसको हाल कहता है? मारवाड़ी को, और ये मारवाड़ी का विरह जागृत होता है, कुर्जा से संदेश भेजना चाहती है। अर्थात पार्ट 2 या रूपांतर 2 में सपना नहीं आता है, जबकि रूपांतर 1 में स्वप्न आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे परिवर्तन इन दोनों कहानियों में कर दिए गए हैं। ये कहानियां रूपांतर 1 से रूपांतर 2 तक किस किस तरीके से आती है, थोड़ा सा और अपन इससे विस्तार से देख लेते हैं। रूपांतर 1 में ढोला मालवणी से मिलने के लिए आतुर हो उठता है और मालवणी का उससे इस बात का भय था। वह चिंतित अवस्था में मालवणी उसे देखती और चिंता का कारण पूछती है। पहले ढोला बहाना करके टालता है और अंत में बतला देता है कि वह मारवाड़ी से मिलने जाना चाहता है, उसकी विरह में वह भी चलता है। कारण सुनकर मालवणी विरह की संभावना से बेसुध हो जाती है और होश में आने पर ढोला को वह पुंगल जाने से रोकती है, लेकिन एक मौका देख करके वह ऐसा समय जब देखता है तो वो वहां से किसी प्रकार से चला जाता है और वहां से जाने के बाद में वहां पहुंच जाता है। ये सारी जो घटनाक्रम है फिर वापस एक ऊंट पर उनको लेकर के आता है और लेकर के आकर के दोनों रानियां यहाँ साथ रहने लगती हैं। तो बहुत कहानी में एक पार्ट में, दूसरे जो रूपांतर है उसमें, तीसरे रूपांतर में, चौथे रूपांतर में परिवर्तन है, लेकिन मूलतः पहले रूपांतर और दूसरे रूपांतर का ही जोड़ देखा जाता है। ऐसा कभी कभी लगता है कि ये जो कहानियां हैं वास्तव में मूल कहानी से इस तरीके का परिवर्तन क्यों कर दिया जाता है। ऐतिहासिकता क्या होती है, ऐतिहासिकता के साथ साथ किस तरीके का व्यावसायिक कह सकते हैं या फिर काल्पनिक कह सकते हैं। व्यावसायिक तो बेचने के लिए बहुत सारी चीजें जिसे फिल्मों में कर देते हैं, मूल कथा कुछ होती है और फिल्मों में जोड़ने के लिए उसे बदल दिया जाता है। ये तो इसी प्रकार का कई बार, तो कुल मिला के अगर अपन बात करते हैं, आवाज आ रही है आप सब लोगों को? जी सर आ यस रही है। सर। जी सर आ रही है। तो कुल मिला के इनका जो ऐतिहासिकता के साथ साथ कुछ मनोरंजन के लिए या कुछ अपनी कल्पना के लिए कुछ जोड़ दिया जाता है। यदि इसके ऐतिहासिक विवेचना पर थोड़ा सा अपन प्रकाश डालें तो अपन पाएंगे कि राजस्थान के प्राचीन इतिहास की पूरी खोज जब तक होती रही है और अभी भी चल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ साथ और खोज के साथ साथ बदलती जाती है। कुछ काव्य में ढोला को नरवर के राजा नल का पुत्र बताया गया है और उसका दूसरा नाम सालह कुमार कहा गया है। इसका ढोला का क्या नाम? सालह कुमार। वास्तव में ढोला पुरुष के लिए पर्याय है, मरवण महिला के लिए पर्याय है। इसे नाम कहना थोड़ा सा सटीक नहीं बैठता है, लेकिन कई जगह इसी का उल्लेख मिलता है। पर वास्तव में उनका नाम साहल कुमार था। वह किस वंश का था इस विषय में कहीं कुछ नहीं पढ़ पाता, लेकिन कुछ उत्तरकालीन प्रतियों के अंत में एक दोहा मिलता है
धन बठियाणी मारवी, धन बठियाणी मारवी, प्रिय ढोलव चौभाग, जद की जन्मी मारवी, तद रहु पढ़ऊ पुराण। इसका निम्नलिखित पाठांतर भी फिर आगे मिलता है। मारू ढोलो अनमिया, त्यागा ए सहनाग, धन बठियाणी बहाइल, प्रिय ढोलो चहुआन। इसमें ढोला का चौहान और मारवाणी का भाटी होना सिद्ध होता है। अब ये वास्तव में थे या फिर अपनी आन बान शान के लिए कई बार कहानी को बना दिया जाता है कि ये तो भाटी है, ये चौहान है। कई बार क्या होता है कि अब बहुत सारी कहानियां ऐसे चलती है, उसको इस कुल से जोड़ने के लिए, उस कुल से जोड़ने के लिए कि बड़ा कुल हो जाएगा, ये कुल हो जाएगा, उससे नाम से जोड़ने के लिए भी कभी कभी ऐसा कर लिया जाता है। और वास्तव में क्या था ये तो वो ही जाने, ढोला की ढोला और मारू की मारू। पर समस्त प्राचीन प्रतियों के अनुसार कुछ और जो प्राचीन प्रतियां हैं उसमें मारवाणी परमार वंश की मानते हैं। इस प्रकार ढोला का चौहान होना भी संभव नहीं है, क्योंकि नरवर में चौहानों का राज्य कभी हुआ ही नहीं। चौहान ज्यादातर राजस्थान में रहे, मालवा में कभी रहे ही नहीं। और न चौहान वंश में नल और ढोला नाम के राजाओं के होने का कहीं उल्लेख मिलता है। तो उक्त दोहे का एक दूसरा पाठांतर भी एकाध प्रति में मिलता है, जो इस प्रकार है। एज जोक पुराविया, परणी पड़े पुराण, धन भटियाणी मारवाणी, ढोलो कुरम राण। इसके अनुसार ढोला कुर्म या कछुआ सिद्ध होता है। कुर्म यानी कछुआ, जो ठीक है, पर इसमें मारवाणी भटियावणी अर्थात भाटी वंश का ही कही गई है, जो कुछ जगह ठीक नहीं है परमार मानने के कारण। तो ये दोहा बहुत कुछ पीछे का बना हुआ है, और उस समय लोगों को ढोला और मारवाणी के वंशों का जितना जैसा ज्ञान था उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी बात को कह दी। और उस समय पुंगल में भाटियों का राज्य हो गया था, अतः सबने मारवाणी को भी भाटी वंश ही मान लिया। क्योंकि हो सकता है उस समय भाट पीछे के बारे में भी लोग बाग यही जानने लगे कि भाटियों का शासक है, तो पहले भी भाटियों का ही शासक रहा होगा। तो कछुआ वंश की ख्याति में नल और ढोला स्पष्ट वृत्तांत मिलता है, और इस ढोला को मारवाणी का पति कहा गया है। अतः इसमें तो कोई तो संदेह नहीं रह जाता कि कछुआ राजपूत था, और मारवाणी के विषय में और भी कई चीजें जानकारी मिल सकती है। ये वही कछुआ वंश है जो वंश मालवा में नल के थे, और उनकी परंपरा में ढोला और ढोला के आगे परंपरा में दूल्हे राय एक राजा थे, जिन्होंने, उनका यहाँ ननिहाल था दौसा में, दौसा में आकर के वो बुलाए, क्योंकि यहाँ जो उनके कोई वंश में आगे पुत्र नहीं था जिसको राजा बनाया जाए, तो यहाँ उनको बुलाया जाता है, तो दूल्हे राय को यहाँ की दौसा का राजपाट दिया जाता है। और दौसा ही कछुआओं की राजस्थान में पहली राजधानी है। उसके बाद ही दौसा से इन लोगों ने आमेर को जीता, जहां मीणाओं का राज था, और आमेर के बाद इन्होंने जयपुर को बसाया। और जो इस समय की बात की राजधानी रही कछुआओं की, जयपुर और आमेर, उससे पहले दौसा राजधानी हुआ था। ढोला कब हुआ और निश्चित समय के इतिहास पर भी काफी चर्चाएं हैं। कुछ लोग इसे संवत 1170 या कुछ लोग 1190 के आसपास के मानते हैं, कुछ लोग और भी पहले का बताते हैं। लेकिन 1177 तक या निश्चित रूप से राज्य किया नरवर में, ऐसा मानते हैं, क्योंकि हुमायूं के शासनकाल में नरवर फिर कछुआओं को मिल गया था। और हुमायूं का जो शासन है वो 1500-1400 उससे पहले का शासन। 1576 तो हल्दी घाटी की जो घटना है, तो अकबर का समय होता है, तो उससे बहुत पहले का समय हुमायूं का है। कछुआओं को जो शिलालेख मिलते हैं, कछुआओं के शिलालेख, उसमें नल और डोला के नाम नहीं मिलते। और कछुआओं की ख्याति में लिखा है कि कछुआ वंश के राजा नल ने नर नर का किला बनवाया था, जिसका पुत्र ढोला, और ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ, तथा लक्ष्मण के पुत्र वज्रदामा ने ग्वालियर पर किला बनाया। परंतु फिर पिछला कथन विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि ग्वालियर का किला वज्रदामा के पूर्व ही बना हुआ था। तो फिर ये कैसे उन्होंने बनाया।
और बाद में परिहारों का जो पिंडारियों का अधिकार उस पर गया था, ब्रजदामा का इस किले को परिहारों से जीत लिया गया और अपनी राजधानी बनाया गया। ये बात जरूर बाद में पुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार मुहनोत नैणसी के ख्यात में यह बताया गया है कि राजस्थान के इतिहास का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है मुहनोत नैणसी ख्यात, और उसमें ढोला की नलवर के संस्थापक नल का बेटा और मारवाड़ी का पति बताया गया है, और वहां पर दोनों ही रानियों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है, ऐसा स्पष्ट रूप से उसमें मिलता है। कई लोग जयपुर राज्य के संस्थापक दूल्हे राय को ढोला मानते हैं। टॉड ने अपने सुप्रसिद्ध राजस्थान के इतिहास में ऐसा लिखा है कि उसमें तो दूल्हा राय का नाम का ही जो डोला राय लिख दिया उन्होंने, तो हो सकता है वो दूल्हे राय की वजह उसी को ढोला मान लिया गया। बात की ये कर्नल टोड ने जो लिखा था दूल्हा राय की जगह डोला राय, वो हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी हिंदी में लिखने में कई बार फर्क हो जाता है। जैसे राम को रामा लिख देते हैं तो हिंदी में कोई आगे वाले ये समझे रामा ही होगा, राम नहीं होगा। इस तरीके से उन्होंने परिवर्तन कर दिया था। तो अब इन परिवर्तनों में कछुआ वंश में नल नाम का राजा हुआ जिसमें नेषद नरवर का राज्य कायम किया। उसमें 33वीं पीढ़ी में सोड़देव हुआ जिसका पुत्र डोला राय था। सोड़देव की मृत्यु के समय डोला राय बालक का, अतः उसका राज्य उसके चाचा ने छीन लिया। डोला की मात्रा बालक को लेकर पश्चिम की ओर चली गई और वहां से वर्तमान जयपुर से कुछ दूर खो गांव के मीणा के आश्रय लिया। बड़े होने पर डोला ने अपने आश्रयदाताओं को उनके सहायता सहित धोखे से मार डाला और स्वयं राजा बन गया। अब यहाँ पर भी दोनों ही फर्क हो जाते हैं, क्योंकि वो खो में ना आकर के पहले दौसा में आए, ये प्रमाणित है, और दौसा के बाद ही आमेर और आमेर के बाद खो पर उन्होंने आक्रमण करके उन सबको किया था। ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरीके से उन्होंने उसी जयपुर में रुक करके अपना आगे का राजपाट बसाया हो, ऐसी चीजें नहीं मिलती है। इसलिए ऐसा अधिकतर चीजों को देखने के बाद में कुछ चीजें स्पष्ट होती है कि दूल्हा राय के साथ इस कथा के नायक का कोई संबंध नहीं है। दूल्हा राय बहुत बाद की पीढ़ी में से है, क्योंकि दूल्हा राय न तो नरवर का था और न उसके पिता का नाम नल था। अंत में ये कहा जा सकता है कि नल का बेटा डोला था, लेकिन डोला राय उसकी बहुत आगे की परंपरा में हो सकता है, या हो सकता है उनकी परंपरा से जुड़ा हुआ ही नहीं हो। स्पष्ट रूप से कुछ भी प्राप्त इस तरीके की जानकारी नहीं होती है। लेकिन मारवाड़ी के बारे में पुंगल के राजा पिंगल की कन्या कही गई है और उनके वंश का उल्लेख भी कई जगह मिलता है। माँ उमा दे देवड़ी, माँ उमा दे देवड़ी नानो सामंत सिंह, इसके बारे में स्पष्ट है जालोर के। और पिंगल राय प्रभारी कुमारी मरवण ही। तो धुर संबंध का अधिकांश भाग कुशल लाभ से पुराना था, और कुशल लाभ ने कई चीजें स्पष्ट रूप से जोड़ी जो पिंगल के बारे में भी पता था, और उमा जी जालोर की थी ये भी पता था, और बाकी के जो आसपास की कहानियां थी उसके बारे में भी स्पष्ट रूप से मिलता है। कुछ जगह मालवणी के बारे में भी चर्चा आती है कि मालवणी का अर्थ मालवा की राजकुमारी है, और मालवणी मालवा के राजा की कन्या बताई गई है। ये उनका जो दोहा है उसमें स्पष्ट कर दिया जाता है। तो कुशल लाभ ने उस राजा का नाम भीम लिखा है, कुशल लाभ ने उस राजा का नाम भीम लिखा है, और उसके वंश का उल्लेख उसने भी नहीं किया गया है, खाली भीम लिख करके ही छोड़ दिया है। ज्यादा स्पष्ट उसमें उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है कि कौन थे कौन नहीं थे। वैसे आगे क्या संभावना और मालवा की हो सकती थी उसके बारे में भी बहुत जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, खाली उन्होंने इतना ही लिखा कि वो मालवा की राजकुमारी थी। ये सारी चीजें इनके मुख्य मुख्य पात्रों के बारे में कुशल लाभ जी ने अपनी बात को कहा था। अब जब सारा कुछ संदेह और इस तरीके की बात है तो इनके कवि और लेखक पर भी अगर थोड़ी सी अपन टिप्पणी कर लें, बातचीत कर लें तो ठीक है। किसी ग्रंथ को हाथ में लेते समय सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये लिखा किसने। लेखक
की जीवनी तथा उसके परिचय के संबंध में जानकारी प्राप्त करना और उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी करना, क्योंकि व्यक्तित्व के जानने के बाद में हमारी उसके प्रति विचारधारा बदल जाती है कि उसने ये ग्रंथ किन परिस्थितियों में लिखा होगा और कहाँ लिखा होगा, कैसे लिखा होगा। तो ये बातें देखने पर ये मालूम चलता है कि उनकी कृति से क्या क्या कहाँ कहाँ मिलते। तो ये स्वाभाविक रुचि आम आदमी की होती है। काव्य जीवन की आलोचना है, सब लोग जानते हैं, और इसीलिए कोशिश की जाती है कि इसके बारे में पता चले। तो अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये बात सहज ही समझ में नहीं आ सकेगी। इन सिद्धांतों के अनुसार ढोला मारू की प्रेम गाथा को किसी व्यक्ति विशेष कवि की कृति न मानकर उसकी कल्पना करने में बड़ा मुश्किल है कि कवि विशेष ने कुछ किया है। ऐसा कई जगह मानते हैं कि जैसे कोई लोक प्रेमा में सामूहिक रचना जैसे हो गई हो। जैसे आजकल हेला ख्याल दंगल इस तरह की का होता है ना, कि एक दोहा किसने गा दिया, दूसरा दोहा किसने गा दिया, और कहानी धीरे 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 बन गई। कहानी के साथ साथ किस तरह से जुड़ते गए, तो ये सब चीजें इनके साथ साथ जुड़ती जाती है। तो ऐसा ही कहीं पर हो सकता है। बाकी ज्यादातर तो कुशल लाभ के बारे में ही कहा जाता है। कुछ एक प्रसंग में एक जगह आता है कि गाहा गूढ़ा गीत गुण, गाहा गूढ़ा गीत गुण कवित कथा कल्लेव चतुर तना चित रंजनवा कहियत कवि कल्लोल। इस दोहे के आधार पर कल्पना की जा सकती है कि जैसा एकाध महानुभाव ने किया भी है कि इस काव्य का निर्माता कोई कल्लोल नाम का कवि होगा, कल्लोल नाम का कवि होगा, और ऐसा होना संभव भी है। फिर भी यह वर्तमान स्थिति में कल्लोल को इसका निर्माता नहीं मान सकते। पहले तो धुर संबंध वाला भाग जो आरंभ में मूल कथा का भाग नहीं है और बाद में से जोड़ा गया है, और दुहाओं का जो रूपांतर है उन प्रतियों में प्राय यह मिलता भी नहीं है। अब ये कहाँ कल्लोल की कहानी किसके साथ साथ जुड़ी, और कल्लोल नाम के किसी व्यक्ति का पता अब तक और किसी संदर्भ में चलता भी नहीं है, पर किसी व्यक्ति का होना अधिक संभव है। अतः ये विषय में कोई अधिक बातें न मालूम पड़ने पर भी ढोला मारू अथवा इस लोकगीत के रचयिता के नाम को कल्लोल के साथ जोड़ दिया गया, पर स्पष्ट कहीं पुष्टि नहीं होती है कि कल्लोल ने इसको लिखा है।